सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा और पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। और क्या बात है पूनम, आज बड़ी मतलब खिले खिले कुछ लग रही हो, है ना? भाई क्या है ना कि शादियों का मौसम चल रहा है। हाँ, तो भाई तैयार व्यार के बस वही क्या कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो हम शादी में ही जा रहे हैं सीधे। क्या बात है। तो यानी कि बस सब समझ गए हैं ना, हमारे सखी और सखा भी सब समझ चुके हैं कि ये लोग क्यों ऐसी बातें कर रही हैं लच्छेदार, क्योंकि आज विषय ही ऐसे हम लोगों ने चुन लिए हैं। तो पहले बता दो ना विषय क्या है। हाँ भाई, वो दिन याद करो में हम बातें करेंगे उन दिनों की जब बारात में डांस के जो किस्से होते थे ना, जो अजीब अजीब हम डांस किया करते थे। बारात के डांस अलग ही होते हैं, बहुत अलग होते हैं और बड़ा मजा आता है। हाँ, तो भाई हम भी ये चाहेंगे कि श्रोता हमारे सखी सहेली जो है या जो श्रोता हमारे हैं सुन रहे हैं वो भी अपनी बातें हमसे साझा करें कि अपने किस्से किसी और किस्से सब इसमें शामिल कर सकते हैं, है ना? और इसके साथ साथ भाई देखो, एक तरफ मस्ती की बात करें, दूसरी तरफ परीक्षा और तनाव की बात आ गई, है ना? चल रही है परीक्षाएं बस, तो उसकी बात कर लेंगे हम लोग। और पर्यटन में कहाँ चले? अब इतने अच्छे कपड़े पहन के आए हम लोग, तो कहाँ चले? घूमना तो बनता है, घूमना बिल्कुल बनता है। तो आज चलेंगे सुरेंद्र नगर गुजरात। और आज एक दिवस भी है, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात करेंगे हम लोग। नमी की भूमि जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पूनम, बात करने से पहले सोचते हैं कुछ माहौल अलग बना दिया जाए, रेशमी कुछ कर दिया जाए, है ना? क्या बात है मंजरी, बिल्कुल दिल की बात कही आपने। सुनते हैं ये गीत ना। रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, हर जलवा था एक शोला उसने यार के सदके, हर जलवा था एक शोला उसने यार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। जवानी मांगती थी ये हंसी झनकार बरसों से, जवानी मांगती थी ये हंसी झनकार बरसों से, तमन्ना बुन रही थी धड़कनों के हार बरसों से, छुप छुप के आने वाले, छुप छुप के आने वाले तेरे प्यार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। जवानी सो रही थी हुस्न की रंगी पनाहों में, जवानी सो रही थी हुस्न की रंगी पनाहों में, चुरा लाए हम उनके नाज़नी जलवे निगाहों में, चुरा लाए हम उनके नाज़नी जलवे निगाहों में, किस्मत से जो हुआ है
उस दीदार के सदके, किस्मत से जो हुआ है उस दीदार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। नजर लहरा रही है जिस्म पे मस्ती सी छाई है, नजर लहरा रही है जिस्म पे मस्ती सी छाई है। दोबारा देखने के शौक ने हलचल मचाई है, दोबारा देखने के शौक ने हलचल मचाई है, दिल को जो लग गया है उस आधार के सदके, दिल को जो लग गया है उस आधार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। तो भाई पूनम, हम लोगों ने रेशमी इसकी बात कर ली ना, पाजेब की बात कर ली, लेकिन देखो आज है खास विश्व आर्द्र भूमि दिवस, यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। आज जो ये दिवस है, पृथ्वी भूमि की महत्ता के बारे में लोगों को जागरूकता फैले लोगों में कि हमारे लिए पृथ्वी की या भूमि की क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है, और हमारा वजूद ही पृथ्वी से जुड़ा हुआ है और हमारा इसके बिना रह पाना संभव नहीं है, क्योंकि हम सब धरती पर ही तो चलते रहते ही निवासी करते हैं ना। तो आर्द्र का अर्थ है नम, यानी गीला, तरल, यानी जहाँ द्रव्य हो, नमी हो, और इसे अंग्रेजी में वेट या मॉइस्ट कहते हैं, यानी नमी जहाँ पर हो। अच्छा, है ना। और वैसे कहा जाए तो ये दिवस एक उत्सव की तरह ही है मंजरी, जो पर्यावरण से जुड़ा है ना। ये 1971 के साल से शुरू हुआ, तब कई पर्यावरणविद आर्द्र भूमि के संरक्षण और उसके प्रति अपना प्रेम मजबूत रखने या यूं कहें कि बनाए रखने के लिए एकत्र हुए थे। बहुत से जीव जंतु और पौधों की प्रजातियां इसी नमी वाली भूमि में पनपते हैं ना, और जो कहीं ना कहीं मानव के लिए उपयोगी होते हैं। ऐसी जगह के रख रखाव की जिम्मेदारी हम सभी की है। बिल्कुल। और वर्ल्ड वेटलैंड डे सचिव विभाग मूल रूप से ग्लैंड, स्विट्जरलैंड से है, और विश्व वेटलैंड्स दिवस की शुरुआत के अनुसार रामसर सम्मेलन ने पहली बार कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर रामसर में इस मान्यता को जिम्मेदार ठहराया था, और ये दिवस हर साल फरवरी के दूसरे दिन मनाया जाता है। अच्छा, और ये दिन दुनिया पर आर्द्र भूमि यानी कि नमी वाली भूमि के प्रभाव और सकारात्मक उत्पादन के लिए कार्य करता है। इस दिन को मनाने का यही उद्देश्य है कि सभी समुदाय के लोग जुड़ें और धरती माँ के द्वारा प्राप्त प्रकृति उपहारों को समझें, जो हमसे बिना कुछ लिए इतना कुछ देती है। हमारा जीवन उसी से चलता है और इसलिए इसे उत्सव की तरह मनाएं, प्रकृति से प्रेम करें। लेकिन हम मानव क्या कर रहे हैं, ये सोचने का विषय है। बिल्कुल। और क्योंकि समय के साथ मानव ने उन भूमि पर निर्माण कार्य किए है ना पूनम, और जैसे आर्द्रता में कमी होती गई, यानी जो नमी थी वो कम पड़ती चली गई, और इधर जनसंख्या असंतुलन भी हुआ, यानी वृद्धि होने से भूमि पर असर हुआ, पर्यावरण दूषित होता गया, बल्कि हो रहा है कहना चाहिए। और सन 1998 की बात करें तो इस वर्ष रामसर सचिवालय ने वित्तीय सहायता के लिए 2 नैनो ग्रुप एविएशन फंड फॉर वाटर के साथ भागीदारी की। रामसर सचिवालय के लिए, जिसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, वाटरफॉल हैबिटेट के रूप में भी ये जाना जाता है। और इस वित्तीय सहायता ने अनेक प्रकार की सामग्री तैयार की है, जिसमें लोगों के पोस्टर, फैक्ट शीट, हैंड्स आउट और वर्ल्ड वेटलैंड्स का जश्न मनाना शामिल है। और देखो, हर वर्ष की तरह इस बार की भी थीम रखी गई है कि लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि की जो है कार्रवाई की जाए। यानी कि इस वर्ष में इस वर्ष की जो थीम है वेटलैंड्स रेस्टोरेशन थीम की
बात की गई है यहाँ पर, उसकी बहाली और प्रक्रिया, उसकी योजना की बात की गई है। तो इस तरह की थीमें रहती है। और जो आर्द्र भूमि है ये कई प्रकार की होती है, जैसे दलदल हुआ, नदियाँ हुआ, है ना, मैंग्रोव्स है, बोगियाँ, तालाब, मिट्टी के जो उसके फ्लैट्स होते हैं, और बाहर के मैदान और झीलें भी इसमें शामिल होती है। और देखो ये जो होते हैं ना, इसको ये खराब कैसे होती है कि यहाँ पर कारखाने बन जाएं या उसमें कीटनाशक को डाला जाए या उर्वरकों के प्रदूषण से उसमें खतरा पैदा हो जाता है इस तरह की भूमि में। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कि हमें इसको बचाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के, पक्षियों के आवास भी होते हैं, है ना, जैसे कि हंस है, बतख है, सैंड पाइपर है, किंगफिशर है ना, ये सब जो है आर्द्र भूमि उन्हें सुरक्षा और भोजन प्रदान करती है। इसके अलावा बीवर है, उदबिलाव है, यहाँ तक कि बाघ जैसे जो जानवर हैं वो भी भोजन और आश्रय के लिए दलदल भूमि पर ही निर्भर करते हैं। बिल्कुल। और इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे मंजरी की, कुछ जैसे कहा जा रहा है ना कि पेड़ पौधे बचाएं, पेड़ों को बचाएं, उसी तरह से हमारी भूमि को भी बचाना बहुत बेहद जरूरी अच्छा देखो, पेड़ पौधे बचाने की बात तब होगी ना जब हम भूमि को बचाएंगे, है ना। तो पहले तो हमें उसकी भूमि को ही बचाना है, फिर हमारे पेड़ पौधे बचेंगे। और ये जो हमने इतने जीव जंतु के नाम लिए, तो बहुत कम है, बहुत असंख्य भरे पड़े हैं, जिनके नाम हम कुछ जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते हैं, लेकिन हैं बहुत सारे। तो हमें इसकी रक्षा करनी है। तो चलते हैं, पहले गीत सुन लेते हैं। ठीक है। हरे
तो भी झूमेगा मन तब ना जब हम चलेंगे कहीं घूमने। तुम घूमने ले ही नहीं जा रही हो, चले क्या? अरे बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। हाँ, देखो चलने के साथ साथ हाँ। देखो इसी जो हमारा पर्यटन है ना सुरेंद्र नगर गुजरात पूनम, उस पर संदेश बड़े प्यारे से आ गए हैं। तो अच्छा। पहले हम संदेश पर चलते हैं। तो ये लिखते हैं कि आज के विषय काफी रोचक है। आज आप पर्यटन स्थल सुरेंद्र नगर घूमने ले जा रहे हो, ये जानकर अच्छा लगा कि आप हमारे गुजरात की भूमि यानी झालावाड़ की धरती पर पधार रहे हो। इस शहर के नजदीक लिमड़ी शहर भी है, जहाँ फिल्म गाइड का आखिरी सीन जिसमें देवानंद साधु बने थे, उस वक्त वहाँ अकाल पड़ा हुआ था और गांव वासियों को उन पर अटूट श्रद्धा थी। तब बरसात हो उस उपलक्ष्य में उपवास करते हैं और ये गीत अल्लाह मेघ दे पानी दे उन पर फिल्माया गया था। बिल्कुल याद आ गया और हमें भी वो सीन याद आ गया और आपने भेजा तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि ये जो सुरेंद्र नगर जिला है वहाँ पर कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है और ये कह सकते हैं कि भारत में कपास के पहले व्यापारिक आदान प्रदान का घर भी यही है। तो और इन्होंने एक शब्द लिखा है शंकर। हाँ। तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है कि वो किस चीज के लिए वो कहना चाह रहे हैं, है ना? ये इसीलिए मैंने वो पढ़ा नहीं कि क्या बोलना चाह रहे हैं उसमें, लेकिन ये समझ में आ गया कि कपास के लिए प्रसिद्ध है ये बिल्कुल। जगह। और गुजरात जो है ना वो एक प्रमुख जिला है सुरेंद्र नगर का और ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर से करीब 140 किलोमीटर दूर है पूनम। और यहाँ एक नदी है भोगावो जो सुरेंद्र नगर के बीचों बीच बहती है और इस पर बांध भी बना हुआ, बड़ा खूबसूरत सा बांध है। उसकी फोटो देखोगे ना तो मजा आ जाएगा। हमने तो भाई फोटो ही देखी है, है ना पूनम? और एक और नदी है वहाँ पर फल्कू नाम की भी यहाँ बहती है। यहाँ आपको जाना है तो सड़क मार्ग और रेल द्वारा आप जा सकते हैं। सुरेंद्र नगर में रेलवे स्टेशन है। यहाँ ये जो जगह है वो बड़ी खूबसूरत, यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। और यहाँ पर क्या है? हवा महल है, एक सुंदर महल ना। हवा महल वैसे गुजरात में है, जयपुर में है, लेकिन ये जो हवा महल की बात कर रहे हैं वो वाधवान में धर्म तालाब के पास बना है और इसके ऊपर छत नहीं है, निर्माण अधूरा है और झाला शासकों के समय पर इसको बनवाया गया था। इसकी वास्तुकला की बात अगर हम करें तो बहुत ही अद्भुत है मंजरी। कई खंबे हैं जिसकी नक्काशियां जो हैं बेहद अनूठी हैं। धर्म तालाब में कमल के फूल खिलते हैं। इसमें एक टापू भी है जहाँ पर पुल बना हुआ है। पेड़ पौधों से भरा ये स्थल है। जानवरों के विभिन्न प्रकार के जो जानवर हैं उसके स्टेचू भी दर्शनीय हैं और फोटोग्राफी का आनंद उठा ही लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब देखो तालाब में मौसम में कमल खिलते होंगे, जो भी उसका मौसम होता होगा, तो उस समय तो फोटोग्राफी करने का मजा ही होता है। काश हम लोग चले, है ना? लेकिन अभी जाएंगे नहीं, अभी तो देखो अब इसके बाद है माधव वाव। ये जो एक सुंदर बावड़ी प्राचीन बनी हुई है यहाँ पर, उसका निर्माण जो है राजा माधव के मंत्री सारंग देव वघेला ने 1294 शताब्दी में करवाया था। बावड़ी में सुंदर सा प्रवेश द्वार है और इसकी छत और जो यहाँ पर जो स्तंभ बने हुए उनमें सुंदर नक्काशी देखी जा सकती है। और ऐसा कहा जाता है पूनम की राजा माधव के परिवार में कोई बलिदान दिया गया होगा तब पानी में बावड़ी आया। अब ये बात जो है वो इसकी सत्यता कितनी ये तो हम नहीं कह सकते बिल्कुल। और मंजरी क्या है ना कि इस तरह की जो बावड़ी है, जो प्राचीन बावड़ी हम देखते हैं राजमहलों में ना, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। बावड़ी यानी कुआं ना, जहाँ पर राजा महाराजा लोग नहाए, रानियों के लिए होता था बावड़ी, जहाँ पर रानी दासियां जो है पानी को एकत्र करने का एक साधन बन जाता था, है ना? इतना सुंदर नक्काशियों से सजाया जाता था कि वो बहुत ही अद्भुत लगता और आज हमारे लिए दर्शनीय है। बिल्कुल ना, तो इस तरह की चीजें भी हैं यहाँ पर। तो अगर आप जाना चाहें तो ये बावड़ी जरूर देखिएगा। और ऐसे ही एक धार्मिक स्थल है श्री स्वामीनारायण मंदिर और ये सुंदरनगर में वाधवान में, सुरेंद्र नगर में वाधवान में बना है और आपको नर नारायण देव, श्री स्वामीनारायण, श्री राधे कृष्ण, घनश्याम महाराज, हरे कृष्ण महाराज जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं दिखाई देंगी। और जैसा कि यहाँ पर ये धार्मिक स्थल है तो सुकून और शांति तो होगी ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब स्थल जो है वो आपका मन तो मोह ही लेती है और आपको आनंद भी देती है। बिल्कुल। और 19वीं शताब्दी में राजा बाल सिंह का निवास था राजमहल, अब ये होटल में तब्दील हो चुका है। यहाँ खूबसूरत बगीचा है, क्रिकेट का मैदान, टेनिस कोर्ट है और एक कुंड भी है। यहाँ ठहरकर आप आनंद ले सकते हैं। प्राचीन वस्तुओं का संग्रह भी है, उन्हें भी देखा जा सकता है। और यहाँ धौली धजा बांध भी मुख्य पर्यटन का केंद्र है। यहाँ शाम को डूबते सूरज का दृश्य बहुत खूबसूरत लगता है। और पास में शिव मंदिर है जिसे धोलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और सावन और शिवरात्रि में यहाँ मेला लगता है। और इसके साथ ही त्रिमंदिर जिसमें
शैव, जैन और वैष्णव धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी देखने को मिलती हैं। तो काफी जगह है मंजरी यहाँ पर घूमने के लिए। पहले हम सोचते हैं गीत सुनते, फिर आगे हम लोग इसकी बात करते हैं। अच्छा, क्या बात है, तो एक गीत भी हो जाए। नगाड़े
वाह, क्या झूमने वाला गीत था ना हाँ, ये। मैंने हम देख रहे तो थे कि गुजरात चले गए थे कि तुम झूम रही थी, लेकिन झूमो। हमारे श्रोता भी झूमे होंगे भाई, ये गीत है ही इतना अनोखा ना। हम दोनों ही झूम रहे थे एक्चुअल में, तो है ना। तो चलो आगे बताते ना हाँ, कि क्या है, हम लोग सुरेंद्र नगर की बात कर रहे थे। बिल्कुल। और जैसे कि मंजरी इसमें तीन थरकर है, जैसे कि श्री सिमंदर स्वामी, पद्मनाभ स्वामी, दुर्गा जी, बालाजी और अन्य भगवानों की प्रतिमाएं हैं। ये मंदिर जो है ये राजकोट हाईवे पर है, सड़क पर स्थित है और बहुत बड़ा गार्डन भी है यहाँ पर, और ठहरने की व्यवस्था भी है, धर्मशालाएं भी हैं, और खाने की अगर हम बात करें तो खाने की भी व्यवस्था है, और बहुत ही कम कीमत में भोजन मिलता है, सुंदर सा फवारा भी है। तो यानी ये कह सकते हैं कि आप भजन करिए और भोजन कीजिए। बिल्कुल तुमने पूरी व्यवस्था कर दी यानी कि, है ना। और भाई देखो, इसके साथ ही नल सरोवर पक्षी विहार है, विदेशी पक्षी आप देख सकते हैं, और यहाँ झील बड़े एरिया में फैली हुई है और ठंड के समय ये पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। और नल सरोवर झील में बोटिंग का लुत्फ भी ले सकते हैं आप यहाँ पर। और भाई शुल्क तो हर जगह का रहता है, तो शुल्क भी होगा थोड़ा, और साथ ही काठियावाड़ी खाने का मजा भी ले सकते हैं, जो बड़ी शुद्ध देसी ग्रामीण तरीके से पकाया जाता है, तो उसका तो भाई मजा ही कुछ और है ना। तो है ही। और जैसे कि आगे हम बढ़ते हैं सुरेंद्र नगर में, तो यहाँ पर श्री चामुंडा माता मंदिर है, जो 600 किलोमीटर से भी अधिक, नहीं 600 सीढ़ियां हैं, उससे अधिक सीढ़ियां हैं। और सुबह शाम की आरती में आप सम्मिलित होकर माता के दर्शन कर सकते हैं। माता की जो प्रतिमा है बहुत ही सुंदर है और बहुत अनोखी है। यहाँ धर्मशाला और भोजनशाला भी है, चारों तरफ पहाड़ी इलाका है, सुंदर सा दृश्य, आपको नज़ारे आप देख सकते हैं। यहाँ नवरात्रि में मेला लगता है, हाँ, और साथ ही काल भैरव जी और मेरली माता जी के दर्शन भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर श्री जलाराम मंदिर है, जरिया महादेव मंदिर है, और इसमें प्राकृतिक गुफा में जो शिवलिंग वहाँ पर विराजे हैं, ऊपर जल धारा बहती रहती है और भक्तों की भीड़ लगी रहती है, यानी कि बड़ा अद्भुत लगता होगा ये दृश्य, है ना पूनम। और इसके साथ ही वर्णेंद्र धाम स्वामीनारायण मंदिर प्रसिद्ध, यानी, और यहाँ पे नीलकंठ, ये जो मंदिर है ये नीलकंठ भगवान को समर्पित है। वर्णेंद्र धाम में हाथियों की सुंदर प्रतिमाएं हैं, नक्काशी बहुत अद्भुत है, और 15 एकड़ में करीब ये फैला हुआ है, और भाई ठहरने की व्यवस्था भी है, तो यहाँ पे तो जाया जा सकता है। और अन्य देवी देवता भी हैं जिनके आप दर्शन के लाभ उठा सकते हैं, है ना। और इसके अलावा मंजरी यहाँ पर दरबार राट, पाठड़ी, लिम्बड़ी टावर, फूलनाथ मंदिर, वासुकीनाथ मंदिर, टैगोर बाग, रौनक देवी मंदिर, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर क्या बोलते हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी जगह। और क्या कर सकते हैं, और भाई व्यंजन, अगर गुजरात की बात करें और गुजराती व्यंजन की बात ना करें तो फिर मजा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो भाई देखो, तुम क्या खाओगी? मुझे तो ढोकला। अच्छा, तुम ढोकला खाना, तो भाई हमारे लिए तुम खांडवी और हांडवो छोड़ देना, अच्छा। है ना। और क्या कर सकते तुम आगे? बासुंदी, घुघरा, बस थोड़ा मेरे लिए छोड़ दो थेपला और उंधिया, है ना। यानी कि ये जो व्यंजन है ये हम लोग ने आपस में बांट लिए कि हम लोग ये खाएंगे, तो हमारे साथ साथ सब चीज वहाँ पे मिलती है, भाई कहना चाहिए ये तो मिलती है, और सारी चीजें भी मिलती हैं। और उंधई पता है मंजरी, ये काफी बहुत सारी सब्जियों को मिक्स करके बनाया जाता है, और बहुत ही टेस्टी रहता है। मैंने तो खाया है। हाँ, तुमने खाया, मैंने बनाया भी। और अगर यहाँ के पहनावे की अगर हम बात करें, तो जो अलग जो पारंपरिक जो बोलना चाहिए परिधान होते हैं, वो होता है रंग बिरंगे। बिल्कुल रंग बिरंगे कुर्ता, धोती और घाघरा, चोली, ये सब जो चीजें हैं, और वो कांच का जो वर्क होता है, सुनहरे रेशमी धागों का वर्क, सूती धागों का वर्क होता है, वो देखने वाला होता है। कांच बहुत सारे लगे रहते हैं, है ना, तो बस मजा आ जाता है। मुझे भी कुछ दिख रहा है तुम्हारे आज उसमें। तो गुजरात गए तो थोड़ा मन तो बनता ही है ना। और हमारे जो सभी साथी और सखियां हैं वो सब भी चल रहे हैं, तो समय हो चला एक अंतराल का, फिर मिलते हैं।
तो पूनम देखो, अंतराल के बाद फिर हम लोग हाजिर हो गए हैं और फिर से सखी सहेली प्रोग्राम में करते हैं सबका स्वागत, है ना। तो भाई घूम तो लिए, देखो बहुत हो गया, घूमना फिरना हो गया पूनम, अब अच्छे बच्चे बन जाओ, थोड़ा परीक्षा और तनाव की जो बातें उनकी बातें कर ली जाए, है ना। बिल्कुल भाई, और क्योंकि कहते हैं ना मंजरी, परीक्षा का तनाव जो रहता है वो सिर्फ विद्यार्थियों में नहीं रहता, उनके माता पिता भी तनाव में रहते हैं। बिल्कुल, और हम लोग परीक्षा ना हो जाए। बिल्कुल, और जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो वो भी तो परीक्षा की तरह होता है। तो देखो, एक संदेश आया है कि आज के माहौल में परीक्षा और तनाव, परीक्षा हो और तनाव ना हो, ये सभी के लिए कसौटी ही तो है। परीक्षा तो बच्चों को देनी होती है और बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को भी तनाव रहता है ना। यही बात तुमने शायद बोली थी ना। और देखो, जो ये बातें होती हैं, जो परीक्षा जब भी होती है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें बहुत आराम से उसको लेना है, घबराना नहीं है, क्योंकि अक्सर उसके तनाव के कारण हमारे जो स्वास्थ्य होता है उसमें गिरावट आ जाती है ना। तो भाई इन बातों का जरूर ध्यान रखें। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि मन पढ़ाई में लगेगा नहीं ना, और याद किया हुआ भी हम भूल जाएंगे। ऐसे एक श्रोता ने लिखा है कि परीक्षा को लेकर तनाव और घबराहट होना आम बात है। हर व्यक्ति की तनाव झेलने की क्षमता अलग होती है और हर व्यक्ति इसके लिए अलग तरीके से रिएक्ट करता है। हालांकि कई बार किशोरों के लिए परीक्षाओं के इस तनाव को झेलना बेहद मुश्किल हो जाता है। और एक लिखते हैं कि परीक्षा का मौसम शुरू हो चुका है। जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनमें थोड़ा बहुत तनाव आना लाजमी है, लेकिन ये तनाव उनकी परीक्षा या रिजल्ट पर गलत प्रभाव ना डाले, इससे बचना और साथ ही तैयारी का ध्यान रखना आवश्यक है। परीक्षाएं किसी छात्र के बेहतर भविष्य की बुनियाद डालती हैं। इन परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर अच्छे कोर्स और संस्थान में प्रवेश का रास्ता बनता है। अच्छे अंकों के दबाव में कई बार छात्र तमाम प्रकार की उलझनों में फंस जाते हैं, जिससे साल भर की अपनी तैयारी पर उनका विश्वास जो है वो डगमगा जाता है। इनका असर जो है परीक्षाओं के परिणाम पर पड़ता है और हर पेपर को लेकर तनाव, सिलेबस अधूरे रह जाना और तनाव, प्रश्नों को लेकर तमाम प्रकार के कयास छात्रों की नींद हराम कर देते हैं, है ना। और ये लिखते हैं कि परीक्षा और इसके परिणाम को लेकर हमेशा सकारात्मक रहें और इसे लेकर अपने दिमाग पर अधिक दबाव ना डालें। परीक्षा की तैयारी के दौरान रात को भी जागना बिल्कुल समझदारी नहीं है। इसके लिए आपका आत्मविश्वास कम होगा। बेहतर होगा कि आप एकाग्र होकर के अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। तो बात तो बहुत सही कही है मंजरी इन श्रोता ने। और भाई जब तनाव की बात हो और परीक्षा की बात हो, अगर आप कुछ ब्रेक लेना चाहते हैं तो गीत सुन लेना चाहिए। तो हम भी सुनवा दें श्रोताओं को एक गीत, सुन लेते हैं। हाँ? लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। समझे ना? छुट्टी मिले तो खिलौनों से खेलो, छुट्टी मिले तो खिलौनों से खेलो, जल्दी से फिर तुम किताबों को ले लो, जल्दी से फिर तुम किताबों को ले लो। जी न चुराओ, बातें न बनाओ, जाहिर रहोगे तो होगे बदनाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अलिफ से बोलो, क्या होता है? उल्लू। ईमान। दुनिया में देखो ईमानदार रहना, दुनिया में देखो ईमानदार रहना, झूठ नहीं अच्छा सदा सच कहना, झूठ नहीं अच्छा सदा सच कहना। दिल को किसी के तुम न दुखाना, ऐसी ही नेकी करो सुबह शाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अच्छा बोलो, बा से क्या होता है? बंदर। बहादुर। बन के बहादुर तुम अपने वतन के, बन के बहादुर तुम
तुम अपने वतन के निगे बाहर रहना, तुम अपने चमन के निगे बाहर रहना, तुम अपने चमन के। इसको संभालो, गले से लगा लो, हो आजाद अब तो ना होना फिर गुलाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अच्छा मुन्ना, बोलो से क्या होता है? तीतर। तकदीर। तकदीर क्या है तुम इसको भुला दो, तकदीर क्या है तुम इसको भुला दो। इल्म हुनर से अंधेरे मिटा दो, इल्म हुनर से अंधेरे मिटा दो। बढ़ते चलो तुम कदम को मिला के, फिर आएगी मंजिल करेगी सलाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। हाँ तो भाई लिखेंगे पढ़ेंगे तो होंगे नवाब वाली बात है। तो ना ये है, और एक श्रोता है उन्होंने लिखा है मंजरी कि परीक्षा और तनाव दोनों का एक दूसरे का साथ हमेशा बना रहेगा। पहले के समय में ना बच्चे को तनाव रहता था ना ही माता पिता को, उसका कारण था ज्यादा कंपटीशन नहीं होता था। आज के समय कंपटीशन बढ़ा तो तनाव बढ़ गया है। वैसे तनाव लेने से पढ़ाई पर इसका असर पड़ता है। जितना ठंडे दिमाग से बच्चे पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, उसका असर जो है परीक्षा और परिणाम दोनों पर दिखता है। ये ऐसा वो कह रहे हैं। तो भाई पहले के समय भी मंजरी ऐसा है कि पहले भी परीक्षा की जो तनाव थी वो तो उतनी ही थी, उतनी ही होती थी। लेकिन देखो इसको तनाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए पूनम, कि जो अपनी स्कूल की पढ़ाई होती है, असाइनमेंट्स होते हैं और जो कोर्स होमवर्क होता है या होमवर्क होता है, उसको समय से पूरा करना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर कोई परीक्षा नहीं भी है तब भी अपने अध्ययन में को आप समय बराबर दें। रोज अपने दैनिक कार्यक्रम का हिस्सा बनाएं कि रोज ही आपको पढ़ना है और नियम का पालन करें। और जब एक लक्ष्य बना करके बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे तभी वो सफल हो सकेंगे। और यदि पढ़ाई के साथ साथ आपको अप टू डेट रहना है तो तनाव नहीं होता। अगर आप लगातार नियम से पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। और आप ग्रुप बनाकर भी स्टडी कर सकते हैं। समय से क्लास का करके आइए, घर में आपस रिपीट करिए और लिखने की भी आदत डालिए। लिख करके अगर रिवीजन करेंगे आप तो आपका समय का पता चलेगा कि आप कितनी जल्दी लिख सकते हो, आपकी स्पीड भी बनी रहेगी। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आप अगर करते हैं तो आपको तनाव नहीं होगा। और बिल्कुल तनाव लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप साल भर कायदे से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल तनाव नहीं होता है। वो तो है ना, मतलब आप नियम बनाएंगे तो नहीं होगा। हाँ। और एक श्रोता है उन्होंने भी ये लिखा है कि परीक्षा के दौरान छात्रों के साथ साथ ये तनाव उनके अभिभावकों को भी हो जाता है। ये बात सभी कर रहे हैं, पर इसमें घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। अभिभावक भी बच्चों का मनोबल बनाए रखें, तो ये बहुत जरूरी बात है ना। बिल्कुल। बच्चे परीक्षा की तैयारी करने से पहले एक टाइम टेबल जरूर बनाए, जैसा कि मंजरी तुमने कहा। और टाइम टेबल को फॉलो करने से वे आराम से अपनी पढ़ाई भी कर पाएंगे, उनका आत्मविश्वास भी बना रहेगा। बोर्ड परीक्षाएं मार्च में होती हैं, कोर्स दिसंबर में पूरा हो जाने से रिवीजन का भी बहुत समय मिल जाता है ना। तो अतः रात भर जागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर परीक्षा बोर्ड की है तो अक्सर परीक्षा के तनाव के चलते बच्चे रात भर जागकर पढ़ाई करते हैं, जिसका असर उनकी सेहत पर भी पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि परीक्षा की तैयारी करते समय 7 से 8 जो घंटे हैं, 8 घंटे की नींद जरूर लें। शारीरिक गतिविधि जैसे व्यायाम, एक्सरसाइज, वॉकिंग भी करते रहें और स्वस्थ आहार का सेवन भी करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी सी बात लिखी इन्होंने। अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल तनाव नहीं रहता है। और देखो तनाव, एक चीज जो हमारा अगला विषय है ना, वो दिन याद करो मैं है ना, कि भाई शादी समारोह हो और उसमें गीत संगीत ना हो तो सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है ना। और तो सगाई से लेकर विदाई तक के जो भी रस्म रिवाज होते हैं ना, उसमें गीत संगीत नाच गाना तो होता ही है। कुछ पारंपरिक गीत होते हैं, कुछ लोक गीत होते हैं या फिल्मी गीत होते हैं। और जब बात आती है कि बाराती खूब मस्त होकर नाचते हैं, जब बारात चलने की बात आती है तो उस समय बहुत गाने बजते थे उन दिनों, याद है ना पूनम? वो तो याद है, वो याद है ना। तो हम सोचते हैं पहले एक बार गीत सुन लेते हैं, फिर बढ़े आगे, है ना। अमीर से होती है, गरीब से होती है, दूर से होती है, करीब से होती है, मगर जहां भी होती है
ए मेरे दोस्त, शादियां तो नसीब से होती हैं। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है। यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। देखो क्या खूब जची है दूल्हे की भोली सूरत। दूल्हे की भोली सूरत, खुशी से झूमे है मन। मिला सजनी को साजन, कैसे संजोग मिले हैं। चोली से बंध गया दामन, चोली से बंध गया दामन। इस मासूम कली से मेरे गुलजार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ओ सुन मेरे दिल जानी, तेरी जिए जवानी। शुरू अब होने लगी है नई तेरी जिंदगानी। नई तेरी जिंदगानी, खुशी से क्यों इतराए, आज तू हमें नचाए। वक्त वो आने वाला, दुल्हनिया तुझे नचाए। दुल्हनिया तुझे नचाए। किसी के सपनों के 16 श्रृंगार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। तारे तोड़ तोड़ लाऊं, तेरे सेरे को सजाऊं। फूल राहों में बिछाऊंगा मैं प्यार के। आहू 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 आहू। आज लूंगा मैं बलाएं, दूंगा दिल से दुआएं। डाल गले में ये बाहें अब यार के। डाल गले में ये बाहें अब यार के। हो एक चमन से देखो, आज बहार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार। तो भाई देखो ये गाना ये गाना बजते ही हाथ पैर चलने लगते थे, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। और शादियों के जो वो दिन थे ना, वो जो याद आ गए। हाँ, बिल्कुल याद आ जाते। और देखो हमारे संदेश मिला, हमारी सखी लिखते हैं कि हमारे जमाने में बारात में नाचने का फैशन नहीं था, पर आजकल तो बहुत जोरों पर लड़के लड़कियां, माँ बाप, चाची, फुआ, मौसी, मामा, मामी सभी नाचते हैं। बड़ा ही सुंदर लगता है। रिश्तेदार में एक जगह शादी थी, वहां भी नाचने का प्रोग्राम था। हम लोगों ने सोचा कि जेंट्स नहीं रहेंगे तो चलो हम भी नाचकर अपना शौक पूरा कर लेंगे। और हम भी तैयार होकर सड़क पर बाराती महिलाओं के साथ खूब डांस मतलब किया उन्होंने। विवाह संपन्न होने के बाद विवाह की कैसेट देखने की बड़ी उत्कंठा रहती थी। हमने भी लाकर देखा, सारी चीजें हैं, सारी चीज है उसमें, सभी विधि विधान है और लोग नाचने का है, लोग नाच भी रहे हैं और हमारे डांस का भी एक सीन नहीं उनको मिला। ये कैसे हो गया? मतलब उन्होंने डांस किया लेकिन उनका सीन नहीं मिला उसमें। हमने उनसे फोन करके पूछा,
उस समय गोलमोल जवाब देकर बात को टाल दिया। बाद में पता चला कि हमारे घर के लोगों ने ही उसे कटवा दिया था। तो गुस्सा तो बहुत आया था, पर क्या करते। नाचना गाना तो फिर बहुत बार जिंदगी में आया, पर उस डांस सीन के कट जाने का आज भी दुख होता है। ये कितनी मजेदार बात लिखी इन्होंने, किस्सा है ना। और सही बात है, अपना मन तो करते कि हम नाच रहे हैं, हमारा वीडियो बन रहा है ना। तो और उसके बाद देखो एक संदेश मिला है कि मेरे छोटे मामा की शादी में, यानी उनके कजिन भाई हैं, बड़े मामा ने नागिन डांस किया था। और वो उसमें इस तरह डूब गए कि इतना जोरदार डांस किया था कि सारे कपड़े धूल मिट्टी से भर गए थे और बहुत मजा आया था। वाकई में जब ये नागिन डांस होता है तो अक्सर लोग रुमाल मुंह में करके और खूब नाचते हैं, मतलब पूरा जमीन पे लोट लोट के भी नाचते हैं और बड़ा मजा आता है देख करके। वो अलग ही अंदाज है और इतनी खुशी का माहौल होता है, सब जोश में भर जाते हैं। और डांस करने के लिए बहुत ज्यादा आपको सीखने की जरूरत नहीं है, 2-4 बार आईने के सामने अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए, हाथ पैर इधर उधर मारिए और उसी को तो बाराती डांस बोलते हैं। कुछ भी कर लो, है ना। और एक श्रोता है वो लिखते हैं कि हम तो बारात जाते ही हैं डांस देखने के लिए। क्या बात, कैसे धूल में लौट जाते हैं बाराती। मैंने आज तक कहीं भी हाथ भी नहीं हिलाया, बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन हो ही नहीं पाता। और देखो ना, जब डांस की बात आती है तो कुछ लोग कैसे कैसे डांस करते हैं ना कि मुर्गी डांस हुआ जैसे, है ना, नागिन बन जाते हैं, मुर्गी बन जाते हैं। और वो एक पतंग वाला भी डांस होता है, पतंग वाला भी डांस होता है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ जैसे कि है कि मतलब एक बार ये मतलब किस्सा भी है कि मोर की तरह भी तो डांस करते हैं ना बहुत सारे। और पता है मंजरी, एक श्रोता ने ये पतंग वाली बात हमसे साझा की है। वो लिखते हैं कि मुझे वो दिन अभी भी याद है जब मेरे यार की शादी में मैं पतंग उड़ाने वाला नाच किया था और मुझे देखकर एक जो आदमी था वो मेरे पीछे आके मांझे वाली फिरकी पकड़ने की एक्टिंग करने लगा। क्या बात और है। फिर हम दोनों को देख बाकी सब बाराती हंस हंस के लोट-पोट हो चुके थे। और तो इस तरह की चीजें होती हैं। बिल्कुल। और ऐसे ही किस्सा है कि एक बार किसी की शादी थी तो वहां पे कहा गया कि घोड़ी कर दें बारात के लिए आप दूल्हे को, कि कार तो दूल्हा बोला नहीं मैं तो कार से जाऊंगा। अब बड़ा इंतजाम नहीं हो पाया, किसी तरह किराए पे कार मिली तो उसकी हालत तो तुम समझ ही सकती हो क्या होगी। भाई थोड़ी देर बारात चली, उसके बाद कार जो थी वो बंद हो गई। तो दूल्हे के दोस्तों को कहा गया कि भाई तुम लोग धक्का लगाओ। तो दोस्त बड़े नाराज हो गए। थोड़ी दूर पे ही वो दिख रहा था बाराती जहाँ पे बारात जानी थी। तो दोस्त जो थे वो आए, दूल्हे से कहता मैं यार तुम उतरो नीचे पहले बहुत हो गया। तुम अब पास में आए, घर आ गया, दाचार होने वाला है, पास ही में है बारात, लड़की वाले बारात सामने ही दिख रहा है, पंडाल सजा है। अब तुम बस बहुत हो गया, अब तुम उतरो और साथ में चलो हमारे नाचते हुए। तो ये भी किस्सा बड़ा मजेदार था। जब हमें किसी ने सुनाया तो बड़ा अच्छा लगा कि ये सब दूल्हे के साथ में दोस्त उसको डांस कराते कराते ले गए। तो उसका एक अपना मजा आया। और मंजरी कई बार ऐसा भी होता है ना, डांस करने में तो मजा आता ही है, लेकिन जो विचित्र विचित्र तरह के जो डांस होते हैं ना वो देखने में बड़ा मजा आता है। कई बार ऐसा होता है कि जो फूफा है, मौसा जी हैं, ये लोग जिनको डांस नहीं आता लेकिन वो करते जरूर है भाई, ऐसा शिद्दत के साथ करते हैं। हाँ ये बात है, लेकिन भाई ये सारे जो अभी तुमने नाम लिए हैं संबंधों के, तो ऐसा मत को उनको डांस नहीं आता, सबको डांस आता है, लेकिन सब अपने तरह से करते हैं। बिल्कुल अपने तरीके से करते हैं। डांस नहीं आता मतलब कहने का मतलब ये था जैसे हाथ मटका के करेंगे, टाटा की तरह डांस करते हैं ना, और क्या कहते हैं कि कभी खुजली वाला ऐसा खुजली जैसा डांस करते हैं, मतलब उसकी स्टाइल अलग है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं मंजरी जो शुरू से लेकर आखिरी तक सिर्फ एक ही स्टेप करते हैं। बताओ। हाँ बस बिल्कुल हाथ हिला रहे हैं, दोनों एक उंगली या दो उंगली लिया और ऊपर नीचे कैसे कर रहे हैं, मतलब जैसे कि पंजाबी डांस किया जाता है। भाई हम जो महिलाएं वो भी तो डांस करती हैं, क्योंकि भरे भरे हाथ में चूड़ियां होती, कुछ नहीं आया ना तो कमर उठा लो और हाथ हिला दो, है ना। तो चलो अब एक गाना और बजता है ना शादियों में, बारातों में, तो वो सुनते। अब सुनो तो फिर पता चलेगा, है ना। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया।
सिंगार मेरी बहन करेगी, 16 सिंगार मेरी बहन करेगी, टीका चढ़ेगा और हल्दी लगेगी, बहना के होठों पे झूलेगी नथनिया और झूमेंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। पे बैठेगी तो डोली पे चलेगी, स्टेज पे बैठेगी तो डोली पे चलेगी, धरती पे बहना रानी पाँव न धरेगी, पलकों की पालकी पे बहना को बिठा के ले जाएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। संदेश क्या कौन से आ गए? बहुत सारे संदेश आए हैं। आजकल शादियों का सीजन बड़े जोरों पर है, वहीं निमंत्रण वहीं शहनाइयों की गूंज इन फिजाओं में प्रेम और शुभ प्रसंगों की मिठास घोलने जा रही है। शादियों में जहां हर बार डेकोरेशन, भोजन, संगीत को लेकर कुछ नया करने का प्रयास किया जाता है, वहीं इस समारोह में कुछ चीजें ओल्ड इज गोल्ड ही रहती, जैसे शादियों के गीत, बारात में नाचना। अब भाई अपना टैलेंट दिखाने का यही तो मौका होता है। जो डांस नहीं करता बारात के वक्त उसका भी डांस निकल ही आता है। तो ऐसी बातें उन्होंने की है। देखो एक लिखा है सकी ने कि मेरे पतिदेव एक दोस्त के यहाँ है, वो अपनी स्कूटर से रोककर एक बारात मतलब जा रहे थे और फिर उसमें नाच कर वो आगे बढ़े, यानी कि उन्होंने देखा होगा, फिर उस तरह से नाच कर आगे बढ़े। वाकई जब बारात निकल रही होती है ना, तो हाथ पैर दूर हो, आप उसमें इनवाइटेड हो या चाहे ना हो, लेकिन ठुमके लगाने का तो मन करते ही करता है ना। बिल्कुल। और एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा कि बारात में डांस करते समय गजब की एनर्जी देखने को मिलती है कि किसी को जैसा भी आए बस कूद फांद के झूम लो, बस नाच तो ऐसा ही अच्छा लगता है। क्या बात है। तो और इस तरह की बातें हैं। और इसके साथ ही देखो एक कमेंट है कि मेरे एक मित्र की बारात कालपी गई थी, हम लोग लगभग 25-30 दोस्त बारात में गए थे और बारात चढ़ी, सब दोस्त पूरे जोश में थे। बारात में लाइट की व्यवस्था थी, जनरेटर चला करता था। उस समय बारात में डांस भरपूर जोश में था कि अचानक जनरेटर फेल हो गया। अब क्या हो, बैंड वाले भी चुप हो गए और उन दिनों मोबाइल भी नहीं होते थे। अचानक मैंने अपने एक दोस्त की जेब से माचिस निकाली और एक साथ 8-10 तीलियां उंगलियों में फंसाकर जला दी। बस फिर क्या था, बहुत सारे दोस्तों ने ऐसा किया, बैंड फिर से बज उठे और फिर जो डांस का समय बंधा, लगा कि जैसे गब्बर सिंह के अड्डे पर डाकू की बारात में डांस हो रहा। वाकई कुछ ऐसे ही होता है मजा। और भी कोई संदेश? हाँ, एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि हमारे जमाने में मोरनी डांस बारात में खूब चलता था, फिर उसके बाद नागिन डांस का ट्रेंड आया, ऐसा कहना है उनका। बहुत सारे डांस आ गए हैं जिसमें जुम्बा भी है। तो खुशनुमा माहौल हो, मस्ती हो, तो जैसे भी थिरक लिया जाए, सबका ही एक अलग आनंद होता है ना। अभी देखो पूनम, अब बारात डांस करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं, शादी वादी तो सब हो ही रही होगी। अब हम लोग चल के एक और गाना सुन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब देखते उसमें क्या होता है। ले जाएंगे दिल वाले, दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले, दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले, दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे रह जाएंगे पैसे वाले, देखते रह जाएंगे, रह जाएंगे पैसे वाले, देखते रह जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले, दुल्हनिया ले जाएंगे। तुम हो
कली तो गुलाब हम है, गुलाब हम है। होठों से लगा लो तो शराब हम है, शराब हम है। कहते हैं लोग के खराब हम है, तेरी हर बात का जवाब हम है, जवाब हम है। हो अपने दो हाथों से कमाया हुआ खाने वाले हक न पराया कभी खाएंगे ससुर जी। ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मैं भी तेरे साथ हूँ, दिल भी तेरे साथ, ना दिल भी तेरे साथ हो। चाहे जब आजा चन्ना लेके बारात, छेती आजा चन्ना लेके बारात, छेती आजा चन्ना लेके बारात। मेरे पास कोठी है नकार सजनी, नकार सजनी। लड़का है तेरा दिलदार सजनी, दिलदार सजनी। कोठी बंगला ना मुझे कार चाहिए, दिल चाहिए, दिलदार चाहिए, दिलदार चाहिए। चल फिर चलिए सोनिए निबलिए दिल की ही दुनिया बसाएंगे ओ बुलबुल ले जाएंगे, ले जाएंगे तेरे बाग की बुलबुल ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो पूनम बस ये सब बातें करते करते देखो दुल्हनिया भी लेके चले गए, अब हम लोग को भी चलना चाहिए। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो सखी सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा। स्वीकार कीजिए मंत्री वर्मा और पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।